जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था और 3 इंतखाब हसीना वाजिद जीत गई, राइटली और रॉन्गली, फिर एकदम ये सब कैसे हुआ कि वहाँ नौजवान जो थे, जो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, ढाका यूनिवर्सिटी शायद दुनिया की मैच्योर तरीन स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी आबाद है, वहाँ जब ये मामला हुआ और कोटे का मामला आया तो फिर ये इतने बड़े इनकलाब में कैसे बदल गया? ठीक है, देखें, बांग्लादेश के लोग तो तंग थे 15-16 सालों से, ना उनकी आज़ादी थी, ना कोई कुछ कर सकते थे। वोट सारे तीनों इलेक्शंस जाली वोटिंग हुई है, और अपने बंदे शेख हसीना ने फ़ौज में वही लोग ऊपर लाए, पुलिस में अपने लोग भर्ती किए, सिक्योरिटी कोटे के जरिए, इंटेलिजेंस के कोटा भी उसने कोई फॉलो नहीं किया। बदमाश है ना वो, गुंडा। बाप वॉज फिर एक ऑनरेबल आदमी चंद लिहाज से, तो इसने तो घटियापन के हद दिखा दी है और लोगों के साथ जुल्म बर्बरियत के एक बाज़ार गर्म रखा। इतने लोगों के मार कुटाई। जो प्रोफेसर साहब के, आप पहले एक सवाल के उसके भी जवाब देना है, तो इन्होंने उस मेरे को वो जवाब पहले दे दो। 1981 में इरशाद की हुकूमत थी, तो ज़ियाउर रहमान के 5 साल में लोग पाकिस्तानी, पुराने पाकिस्तानी अच्छे खासे एसिमिलेट हो चुके थे, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकते थे, ओरिजिनल मुस्लिम लीग और ओरिजिनली जमात, ये वो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन पे जा रहे थे। अब ये हुआ कि उस ज़माने में फिर आप फ़ौज और सिविल सर्विस में, हमारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे बैकग्राउंड रखते हैं, तो प्रोफेसर साहब के जो 4th सन है, चौथा बेटा, उसने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ। तो बैकग्राउंड वाज गुड, उसने गया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दी है। बांग्लादेश के रिकॉर्ड में 50 साल में कोई ऐसा नहीं है एक ही कैडेट सोर्ड ऑफ ऑनर भी लो और बेस्ट कैडेट की भी तमगा लो, दोनों एक ही नहीं लिए। कहता अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं। वही लड़का चलता है 15 साल 20 साल, आवामी लीग आने लगी है, वहाँ प्रो आवामी लीग ग्राज करना शुरू हो गए, उसके इधर उधर उसके खिलाफ काम करना, टांग खींचना शुरू कर दिया। तो उससे मुश्किलात आए, प्रमोशन रोक लिया एक स्टेज पे। 3 ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुँचे। पहले इसने तोड़ा, फिर मेरे ख्याल दरमियान में जब बीएनपी कहीं आई या क्या हुआ, ब्रिगेडियर बन गया। ब्रिगेडियर बने तो हसीना दोबारा आई तो उसने नौकरी से निकाल दिया विदाउट एनी चार्जेस, ब्रिगेडियर जनरल। सिर्फ उनको निकाला या कुछ और 40-50 लोगों को? नहीं, सिर्फ उनको, बाकी अलग अलग करते ही रहते थे होंगे ना, आइडेंटिफाई करके। जो आवामी लीग ढालते थे, थोड़ा से दरमियानी बात करनी, प्रो एंटी इंडियन बातें करते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस उनकी भी आ गए थे रॉ वालों। जी जी, वो उनसे मशवरा करके काम करने लगे। लोग कहते हैं कि वहाँ बड़ी पोस्टिंग्स रॉ की मर्जी के बगैर नहीं होती। ये एक फजूल खाम ख्याली थी। ओके, खैर, इससे मेरे भतीजा को नुकसान हो गया, करियर तबाह कर दिया। बट एक ही बेटा उनका था, बाकी तो मुल्क से बाहर थे उन दिनों। तो प्रोफेसर साहब के साथ थे, काम कर रहे थे। अब उसको फिर इन्होंने एक आईना घर बनाया, मिरर हाउस, बेतहाशा बने। इनके जो इंटेलिजेंस के लोग रॉ के साथ मिल के बंदे उठाते थे। शेख हसीना ने डायरेक्ट इसके ख़िलाफ़ कहा, इसको तो अंदर करो ना। उसको 8 साल अंदर रखा, ना रोशनी देख सकता था, ना नमाज पढ़ते थे, ना फ्रेश हवा वो महसूस कर सकता था। बहुत जुल्म किया, मारा पीटा नहीं है, जिसको अकूबत खाना कहते हैं। हाँ, मारा पीटा नहीं है वो बता रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ किया, मेंटल टॉर्चर। खैर, इस तरह हज़ारों लोगों की किया और हज़ारों मिरर हाउसेस बना लिए थे बांग्लादेश में। मिरर हाउसेस बीन वहाँ शीशे लगा के? नहीं, नाम आया वहाँ से, जो उर्दू में है क्या, शीशे का घर। शीशे के घर, जो केले शले लाहौर का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक, मैं समझ गया। तो इससे टॉर्चर सेल जी बिल्कुल, टॉर्चर सेल होता है वो, मुझे पता है उसका। आप गए तो नहीं? 77 में। हाँ, वो भी थे, धुलाई घर और ये वो। अच्छा, ये जुल्म होता रहा, लोगों को पता लगते रहा, भाई ये गुम हो गए, वो गायब हो गए, ये गुम हो गए। फिर कोटा के इशू आ गए यूनिवर्सिटी में।
ये 3-4 साल पहले भी आया, फिर उन्होंने कहा टेम्पररी होल्ड पे रखते हैं। अब आके कोई हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी थी जिसमें कोई परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दिए कि जो मुक्ति वाहिनी के बच्चों के बच्चे हैं, उनको भी सीट होनी चाहिए, कोई एफिलिएशन दिखा दे। सारा जाली काम, जाली सर्टिफिकेट लिया इधर से उधर से, वो सब के उन्होंने किया। तो स्टूडेंट्स को जो मेरिट वाले लड़के हैं आउटस्टैंडिंग, वो कहते हैं हमारे कोटा ही कोई नहीं, डिप्राइव हो गए। तो इन्होंने ये कहा कि ये कोटा की रिव्यू करो, दरमियान में एक आध दफ़ा कम किया, फिर बढ़ा लिए। शेख हसीना ने गलत बयान इस दौरान दे दिया। तो उसने कहा रज़ाकार वाला कि उनके एफिलिएशन मुक्ति वाहिनी के साथ मीन्स फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हम कहते हैं उनको कोटा दो, ये लोग डिमांड करते कि उनको ना दो, इसका मतलब हम उनको दे जो रज़ाकार थे, जो प्रो पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ ताल्लुक़ रखते थे। वो बयान महंगी पड़ गए, बहुत महंगा पड़ गया। उसने उसको वहाँ से उड़ा के फेंका। अवाम ने कहा ये क्या बात थी, हमसे हक मांगा है आपसे, हम नौकरी नहीं है, घर में बैठे हुए इतने फीसद लोग जॉबलेस हैं, इंडिया के लोग आके मिलियन के तादाद में यहाँ काम करते हैं, कारोबार है, बिजनेस है, हम लोग बेकार बैठे हुए। और हमने एक नौजवान ने यूं सीना अपना खोल के बांग्लादेश की आज़ादी के लिए गोली खा ली, तारीख में अमर हो गया, दुनिया के लिए अमर हो गया। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई थी अदरवाइज कि लोग हसीना से तंग होने की बुनियाद पे इस हद तक पहुंच जाते, या ये एक जज्बाती फैसला था? नहीं, लोग तो इस हद तक तैयार थे, कई दफ़ा लड़ाई झगड़े ये वो, लेकिन जो इस नुक्ते के बेसिस पे जब स्टूडेंट्स मोबिलाइज हो गए, लोग फिर जाने देने को तैयार हो गए। ये लोग गोली मारने शुरू हो गए डायरेक्ट, और वो हथियार फ़ौज वाले भी आखिरी दिनों कह रहे थे कि हम मारते एक और गायब एक ही होते जिसको मारा है, बाकी तो सब खड़े हुए, गोली से नहीं डरते हैं। उस कौम को आप कुछ नहीं कर सकते, उस हद तक लोग आज़ादी के लिए चले जाएं। जैसे अबू सईद ने कहा, फॉर मी यू कैन किल मी बट इम्पोर्टेंस फॉर मी इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ माई कंट्री, फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मैं अब कंक्लूड करने लगा हूँ चीज़ों को। ये फरमाइए, हमसे माफ़ी का तकाजा किया जाता है और हम और तरह की बात करते हैं। हमारे ताल्लुकात मामूल पर आने, खुशगवार होने, दोबारा बरादराना होने का क्या राज है और क्या तरीका है, और आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो बांग्लादेश को, इस रेवोल्यूशन को अल्लाह ताला के दान समझता हूँ पाकिस्तान के फेवर में। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को एपोलॉजी की बातें करते थे, और आवामी लीग और इंडिया के प्रोपागंडा, हर बुरी चीज़ के पीछे पाकिस्तान के हाथ है, इतना नैरेटिव गंदा बनाया, लोग उसको मानने से इनकार कर दिया। लोग कहते कर सारे हराम तो भी बदमाशी ये है, इल्ज़ाम पाकिस्तान में डालता है, ये इंडिया ने इस शेख हसीना को गुलाम बना लिया, इनसे जान छुड़ानी है हर सूरत में। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए गॉड सेंट इसलिए कहता हूँ, ओवरनाइट लोगों के नुक्ता बदल गए। वो लोग जो कहते थे अल बदर रज़ाकार ने मुल्क तोड़ा है, जुल्म किया, वो कहते हैं हम रज़ाकार हैं, क्या बात करते हैं, हक मांगने वाले, इस तरह का कुछ नारे आ गए। तो शेख हसीना की बात चली नहीं। सारे लोगों में जब 1, 2, 3 ने जाने ऐसे दिए, लोग इलेक्ट्रीफाइड हो गए। लोगों ने कहा आप छोड़ना नहीं, आप हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इसको ओवरथ्रो करना है, जितने लोग मर जाए डजंट मैटर। वो जज्बा जहाँ कमिटमेंट, बहुत बड़ी कमिटमेंट है। वो दुनिया में कोई किसी कौम इस तरह के हो जाए उसको रोक नहीं सकते आप। अच्छा, मैं अल्लाह की तरफ से ये समझता हूँ कि अचानक नैरेटिव बदल गए ढाका में। वही लोग, इंडिया ने धमकी देना शुरू किया, नारे मारना शुरू हो गए, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इस्लामिस्ट हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट हैं, ISI के सपोर्ट है। लोगों ने, ब्रिटिश मीडिया ये कहते यार ये कहाँ से ये बातें कर रहे हैं।
कहीं साबित नहीं होता। पाकिस्तान के 1 इंच के कंट्रीब्यूशन नहीं है वहाँ। पाकिस्तान की तो फ्लाइट बंद की हुई है, वीज़े बंद किए हुए हैं, लोग बंद किए हुए हैं, कोई जा नहीं सकता। अब उसमें भी इल्ज़ाम दे पाकिस्तान में ये तब्दीली कराई है, तो लोगों ने कहा सब धोखा, चोर, ये गलत बयानी करता है इंडिया। तो लोगों ने फिर जज्बात वो दिखाई है जो शेख मुजीब के जितने ढाका शहर हैं पूरे मुल्क में उसके स्टैचूज सब तोड़ दिए। कहता है ये कोई कौन से रेवोल्यूशन, कौन से आज़ादी इसने ली है, ये तो गुलाम बना के गए इंडिया का। हाँ, तो हमारे कोई आज़ादी के लीडर नहीं है। फिर हमने वो भी देखे, मिस्टर जिन्ना की तस्वीरें आनी शुरू हो गई, उसके फंक्शंस हो रहे हैं, उसके डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये तब्दीली है। और जो इंटेलेक्चुअल बयान दे रहे हैं, क्या हमारे इंडिया धमकी शमकी दे रहा है, हमारे तो सेफ्टी सिर्फ पाकिस्तानी है। अब वो बयान उधर आने शुरू हो गए। हमने तो कोशिश नहीं की। वहाँ के लोग कह रहे हैं, एक प्रोफेसर नाम भूल रहा हूँ, वो कहते हैं भैया ये जितने पाकिस्तान दिल से बंगालियों से मोहब्बत करते हैं और हमें कोई मुश्किल हो ये हो नहीं सकता। वो लोग खामोश बैठे। पिछले दिनों यहाँ एक मैच हुआ, 2 मैच हुए, जो बांग्लादेश की टीम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से जीती। मुझे इस पर कोई नदामत या कोई ये एहसास नहीं है कि वो क्यों जीत के, लेकिन मैंने ये देखा कि सुनारगांव होटल में एक बैट पड़ा हुआ है जिस पे उस टीम के दस्तखत हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान से जीती थी, और हसीना वाजिद पाकिस्तान की जीत के पहले मैदान छोड़ के चली जाया करती थी। ये मामला अब तो मुझे नज़र नहीं आते कि होंगे, लेकिन ये बताइए कि ताल्लुकात की रिवाइवल के लिए कल्चरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, डिप्लोमेटिकली हो सकता है, या पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन के साथ ये काम? ये सारे एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं और इन कम्बिनेशन करना होगा। देखिए 50 साल ताल्लुकात कम रहने से और 25 साल बिल्कुल ताल्लुकात नहीं थी, उसके एक पॉजिटिव पहलू भी है। बांग्लादेश के लोग इज़ एंथुसियास्टिक अबाउट नोइंग मोर अबाउट पाकिस्तान। वहाँ के 5-6 मैंने वो देखी है, टीवी ब्रॉडकास्ट ने वो बनाया, उससे किसी ने पूछा आपको दुनिया में कौन से मुल्क के लोग पसंद है, तो उसने लिस्ट बनाया इंडिया पाकिस्तान, सब ने कहा पाकिस्तान। खूबसूरत लोग कहाँ हैं, इंडिया में, पाकिस्तान। आप कहाँ जाना पसंद करेगा आपको अगर वीज़ा मिल जाए, पाकिस्तान। लड़कियों से पूछा आप शादी करना कहाँ चाहते हैं, पाकिस्तान। ये सर्विस जो है ये आपको बताते हैं माहौल चेंज हो गया, हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो। गलती फिर 70 में हुई है, माफ़ी मांगे या ना मांगे, जज्बात अच्छा रखें। ये भी तो हो सकता है कि वो इस तकाजे को छोड़ दे माफ़ी मांगने। मैं तो समझता हूँ इस वक्त तो तकाजा नहीं करते हैं, लेकिन एक एलिमेंट तो होगा जी, जिनको 70 की तकलीफ भी हो या इंडिया के इन्फ्लुएंस हो, वो आपको सवालात करेंगे, पब्लिक कंजम्पशन के लिए आपको कुछ ना कुछ कहना, लेकिन इसको हमें डिप्लोमेटिकली तय करना है। लोगों के जो आपने सवाल किया था, आना जाना, टूरिस्ट को प्रमोट करे, एयरलाइंस रेस्टोर करे, मैं कहता हूँ 1 साल में ताल्लुकात आपको बेहतरीन हो जाए।